नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। DU के अंदर BA प्रोग्राम थर्ड ईयर में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के नाम से एक पेपर लगा हुआ है जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। संघर्ष एवं शांति निर्माण, शांति स्थापना या शांति निर्माण कह लीजिए। इसमें आज हम जानेंगे संघर्ष का अर्थ और संघर्ष की परिभाषा क्या है। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिन बच्चों के पास ये पेपर है और जिनका इस साल एग्ज़ाम है। ये ओपन वालों बच्चों के पास भी होगा सब्जेक्ट, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम जान लेते हैं संघर्ष का अर्थ और परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। संघर्ष जो शब्द है ये हमने प्राय अपने दिनचर्या में सुनते रहते हैं। घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है। दो राज्यों के बीच में संघर्ष हो सकता है, दो संगठनों के बीच में संघर्ष हो सकता है, और सबसे कॉमन है दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो जाना। जो कि दो व्यक्तियों के बीच में जो संघर्ष होता है उसे हम आसानी से सुलझा सकते हैं, लेकिन जब संघर्ष संगठनों के बीच में हो जाए या दो राज्यों के बीच में संघर्ष हो जाए तो उसे सुलझाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें कई विधियों का इस्तेमाल करना होता है, जैसा कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। संघर्ष समाधान, संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष रूपांतरण, ये अलग अलग किस्म के नीतियां हैं जो कि अलग अलग टाइम पर प्रयोग की जाती हैं और इनकी अपनी एक विशेषता है अपने ही संदर्भ के अंदर। तो हम संघर्ष का जो है थोड़ा टेक्निकल भाषा में इसका समझेंगे कि संघर्ष होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहला पॉइंट हमारा यही है कि संघर्ष सार्वभौमिक होता है, क्योंकि यदि आप देखेंगे कि संघर्ष हर जगह है तो सार्वभौमिक है। बिना संघर्ष के हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मानव जीवन में जो भी आज तरक्कियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, इनमें निरंतर हम संघर्ष की प्रवृत्ति देखी जाती है। ए संघर्ष करता है बी के साथ, और जब भी कुछ ना कुछ अलग चीज़ निकल के आती है जिसे हम कंपटीशन वगैरह भी कहते हैं। तो चलिए हम नोट्स पे ध्यान देते हैं अपने। संघर्ष सार्वभौमिक और स्वाभाविक है। संघर्ष कई स्तरों पर और कई प्रकार का हो सकते हैं। इसकी परिभाषा को लेकर जो विद्वानों में मत है वो एक नहीं है। कुछ का कहना है कि संघर्ष विनाश की ओर ले जाने वाला नकारात्मक होता है, लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यदि संघर्ष को सुनियोजित तरीके से और अहिंसात्मक पद्धति यानी कि बिना दंगा फसाद किया जाता है तो ये समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाता है। तो अब सकारात्मक और नकारात्मक को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि अगर हम संघर्ष को मानते हैं कि आतंकवादी है कोई, तो आतंकवादी जो संगठन होते हैं ये भी संघर्ष करते हैं, तो इनका जो संघर्ष है ये दंगा फसाद हिंसक होता है, ये समाज में भय पैदा करते हैं। तो इसे हम नकारात्मक संघर्ष कहेंगे। जहाँ भी हमें हिंसा का प्रयोग होता दिखता है या फिर जहाँ भी लोगों को मानव जीवन खतरे में आता है, तो यदि उस तरह के संघर्ष होते हैं तो हम उन्हें नकारात्मक संघर्ष कहेंगे। दो राज्यों के बीच में युद्ध हो जाता है तो हम उसे भी नकारात्मक संघर्ष कहेंगे, क्योंकि जो राज्यों के बीच में संघर्ष होता है वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ा जाता है, लेकिन उसका जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वो पूरी मानव जाति को भुगतने पड़ते हैं। तो इसे हम नकारात्मक संघर्ष कहते हैं। और सकारात्मक जो सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, जो सकारात्मक संघर्ष, वो किस तरीके के होते हैं? यदि हम मान लें कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन रहे हैं यह सभी सकारात्मक आंदोलन थे, इन्हें हम सकारात्मक संघर्ष कहेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, ये एक सकारात्मक आंदोलन था, ठीक है, जिसके अंदर बिना हिंसा के हमने अपनी बातों को रखा, हमने संघर्ष किया शासन के साथ, विदेशी हुकूमत के साथ जो हमने संघर्ष किया वो सकारात्मक उस संघर्ष में
कहलाएगा, जिससे कि समाज में कोई भी परिवर्तन आता है। यदि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, यदि हम किसी सरकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये इससे क्या होगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो यही चीज़ है सकारात्मक और नकारात्मक संघर्ष के अंदर। और यदि हम संघर्ष की एक सर्वसम्मत परिभाषा जानने का प्रयास करें तो दो या दो से अधिक लोगों, समूहों, राष्ट्रों, संगठनों के हितों के बीच टकराव, विचारों के बीच टकराव हो जाना, विचारों के आधार पर टकराव हो जाना, या हितों में, ज़्यादातर ये हितों में होता है। अगर मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच में, दो राष्ट्रों के हित आपस में टकराते हैं तो उससे क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि ऐसा ही समूहों में भी होता है और लोगों में भी ऐसा ही होता है, और दो संगठनों के अंदर भी ऐसा ही होता है। संघर्ष की तीव्रता द्वारा यह पता लगाया जाता है कि संघर्ष कितना विनाशकारी अथवा नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष को 5 चरणों में हम विभाजित करते हैं। 5 चरण कौन से हैं? वो हमारे 5 चरण हैं। पहला चरण है स्थिर शांति, दूसरा है अस्थिर शांति, तीसरा हमारा हो जाएगा खुला संघर्ष होना, फिर चौथा आ जाएगा हमारा संकट की स्थिति बन जाना, और पांचवा है हमारा युद्ध होना। तो ये इसी क्रम में चलते हैं ये, और किसी भी संघर्ष को इन 5 चरणों से होकर गुजरना ही आवश्यक है। यदि किसी संघर्ष को युद्ध तक यदि कोई भी संघर्ष युद्ध तक जाता है तो वह इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहला है शांति, सबसे पहले सर्वप्रथम शांति की अवस्था होती है, फिर अस्थिर शांति आ जाती है जब संघर्ष अपनी तीव्रता में आगे बढ़ने लगता है अपने चरणों में। तीसरा है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि खुला संघर्ष होना शुरू हो जाता है और फिर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद युद्ध होता है। और यही पैटर्न जब शांति निर्माण होता है, जब कभी शांति की स्थापना की जाती है, यही पैटर्न बिल्कुल अपने क्रम में उल्टा चल जाता है। तो यही है उसके 5 चरण, जिनमें हम संघर्ष की तीव्रता को माप सकते हैं कि संघर्ष कितना विनाशकारी होगा अथवा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी संघर्ष को इन 5 चरणों से होकर गुजरना आवश्यक है, परंतु शांति बहाली के समय यही पैटर्न विपरीत दिशा में चलता है। संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत अफ़गानिस्तान के संदर्भ में यह आप बना सकते हैं अपने डायग्राम में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो संघर्ष होता है, संघर्ष को हम पूर्णतः ख़त्म नहीं कर सकते। हम दुनिया में से संघर्ष को नहीं निकाल सकते, मानव के जीवन में से हम संघर्ष को नहीं निकाल सकते। संघर्ष होना स्वाभाविक है, जैसा कि इसमें पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ है, संघर्ष सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक होने का मतलब यही हुआ कि संघर्ष को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बस हम इसकी तीव्रता को और इसके जो बुरे परिणाम हैं, नकारात्मक परिणाम होंगे, उनको हम कम कर सकते हैं और सकारात्मकता की ओर इसे हम ले जा सकते हैं संघर्ष को। ठीक है, ये बात आप अपने एग्ज़ाम में अगर मेंशन कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्ज़ामिनर इससे ये पता लगा लेगा कि हाँ, आपको संघर्ष का जो अर्थ है और परिभाषा है वो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अफ़गानिस्तान का चक्र ये आप बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति रही है वो संकट, युद्ध होता है, फिर अस्थिर शांति आ जाती है वहाँ कुछ समय के लिए, फिर संकट आ जाता है, फिर युद्ध आ जाता है। वहाँ की यही स्थिति रही है। और संघर्ष के जो जन्म लेने के कारण हैं उन पर देखते हैं। संघर्ष कई स्तर पे हो सकता है, व्यक्तिगत, सामूहिक, सामूहिक, सामाजिक, जातीय, नस्लीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शक्ति के लिए संघर्ष। शक्ति के लिए संघर्ष कौन करता है? शक्ति के लिए संघर्ष मानव से लेकर राज्य तक करते हैं, लेकिन हमें ये पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझना है तो शक्ति के लिए संघर्ष को हम समझेंगे मनुष्य के राज्यों के संदर्भ में। शक्ति के लिए संघर्ष को हम राज्यों के संदर्भ में समझेंगे। कोई भी राज्य अपना हित चाहता है, अपनी शक्ति में निरंतर
बढ़ोतरी चाहता है, विस्तार करना चाहता है वो अपने क्षेत्र का, तो इसमें शक्ति के लिए संघर्ष, और इसी के अंदर सब मिले हुए रहते हैं, इसी खेल के अंदर सब सारे राष्ट्र खेल खेलते रहते हैं अपना, तो यही शक्ति के लिए संघर्ष होता है। परंतु मूल रूप से संघर्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धन के लिए, दूसरा है शक्ति के लिए, तीसरा है प्रतिष्ठा के लिए। ये तीन कारणों को हम संघर्ष के जो जन्म लेने के कारण है वो मान सकते हैं। किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर ने कहा है कि धन और शक्ति प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया जाता है। यदि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण ना हो तो भी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। मूलभूत आवश्यकताओं का क्या मतलब हुआ? हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी 3-4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि किसी राज्य की जनता की ये मूलभूत आवश्यकताएं ना हो तो तब वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिना संघर्ष के मूल कारणों और स्वभाव को पहचाने हम संघर्ष का निवारण नहीं कर सकते। यदि आपको यही ना पता हो कि संघर्ष का कारण क्या है और आप संघर्ष का समाधान करने चल दिए तो यह बहुत भ्रामक हो सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। पहले हमें संघर्ष का क्या कारण है और स्वभाव क्या है उसको पहचानना होता है। यही हमें इस सब्जेक्ट का मूल उद्देश्य भी है कि संघर्ष को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है, ये डिप्लोमेटिक तरीके से उसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, किन कूटनीतियों का प्रयोग करके संघर्ष को कम किया जा सकता है। संघर्ष हिंसक और अहिंसक प्रकार के भी होते हैं। संक्षेप में, कोई भी हिंसक संघर्ष अहिंसक चरण से होकर गुजरना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। हिंसक संघर्ष जो होते हैं, जहाँ हमें दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, वह संघर्ष एकदम से हिंसक नहीं हो जाता है। पहले अहिंसक रहता है। पहले उसके अंदर कई चरण जो हमने देखे वो उन चरणों से गुजरता है, जो कि हमने यहाँ 5 चरणों की बात की है, वो इन चरणों से होकर गुजरता है, जब जाकर वो हिंसक होता है, हिंसा का रूप लेता है। अब देखते हैं हम दक्षिण एशिया में संघर्ष। दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत के संदर्भ में, उसके मुख्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो विभाजन के बाद अस्तित्व में आया, और चीन, इसके साथ संघर्ष की प्रवृत्ति कम तीव्रता वाली रही है। 1962 के युद्ध के दौरान विश्व की महाशक्तियों का यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हस्तक्षेप देखने को मिलता है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है। हाल ही की कश्मीर उथल-पुथल ने यहाँ के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील बना दिया है। पाकिस्तान की प्रतिशोध की भावना भविष्य में संघर्ष को जन्म देने का प्रयास कर सकती है। जो पाकिस्तान की जो भावना है वह संघर्ष में, ये करंट टॉपिक से रिलेटेड आप इसमें अपने एग्ज़ाम में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उधर चीन की विस्तारवादी नीति भी पड़ोसी राज्यों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, संरचनात्मक पहलू, जो कि संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण। किस विचारक ने क्या परिभाषा दी है, और ये एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। केवल थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर हमें फैक्ट्स डालने ज़रूरी होते हैं। तो पहला है, केनेथ बोल्डिंग के अनुसार संघर्ष को प्रतिस्पर्धा का एक रूप मानते हैं। संघर्ष जो है वो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन मानते हैं वो। दूसरा है, रॉबर्ट सी नॉर्थ के अनुसार संघर्ष तब पैदा होता है जब ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह एक ही वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, एक ही स्थान विशेष पर कब्जा चाहते हैं, तब संघर्ष होता है। ये 2 थिंकर मैंने लिखे हुए हैं, बाकी अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। दूसरा है, हम इसका स्ट्रक्चरल संरचनात्मक पहलू, स्ट्रक्चरल जो वॉयलेंस होता है और जो हिंसा होती है, स्ट्रक्चरल, उसको देखते हैं। मार्क्स के अनुसार
संघर्ष मौजूदा सामाजिक संरचना के भीतर निरंतर बदलते हुए संबंधों की ओर ले जाता है, लेकिन संघर्ष के कारण पूरी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरती है। जो संघर्ष होता है वो उसमें सामाजिक व्यवस्था जो होती है, पूरी व्यवस्था जो होती है वो परिवर्तन के दौर से गुजरती है। मौजूदा संघर्ष सामाजिक संरचना के भीतर निरंतर बदलते हुए संबंधों की ओर ले जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो संघर्ष है, जो मौजूदा संघर्ष है, वो सामाजिक संरचना के निरंतर बदलते हुए संबंधों की ओर ले जाता है। यानी कि जो समाज की संरचना है, समाज में संरचना बनी हुई है और उसके अंदर जो संघर्ष मौजूद है, निरंतर जो संघर्ष रहेगा वो हमें उसकी संरचना के भीतर ले जाएगा। लेकिन जो संघर्ष की जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था पूरी परिवर्तन के दौर से गुजरती है। यह भी आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी विख्यात पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में उल्लेख करते हैं, जब किसी समूह या व्यवस्था को चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता तो वह रचनात्मक प्रतिक्रिया देने में अक्षम हो जाती है, मतलब असक्षम हो जाती है। यानी कि इनका कहने का मतलब है, जब कोई भी व्यवस्था को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि सरकार जो नीतियाँ बनाए जा रही है, कानून बना रही है, यदि जनता उसका विरोध ना करे या विपक्ष की भूमिका जिस राज्य के अंदर कमज़ोर हो, तो वहाँ वह रचनात्मक प्रतिक्रिया, यानी कि वहाँ डेवलपमेंट होना ना के बराबर हो जाता है। वो सक्षम नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता क्या हो जाती है, उदासीन। वहाँ की, और हालांकि आज के टाइम में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जहाँ लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है। नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक सिद्धांतकार। मानव प्रकृति सिद्धांतकारों के विपरीत संघर्ष को मानव के आंतरिक संदर्भ में न समझकर बाहरी परिदृश्य में देखता है। मानता है कि संघर्ष के कारण बाहरी रचनाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मानव प्राकृतिक सिद्धांतकार हैं, वो क्या कहते हैं कि मानव प्रकृति के अंदर ही संघर्ष की जो प्रवृत्तियां हैं वो मौजूद हैं, कि मानव की जो स्वभाव है वही संघर्ष करने वाला है। लेकिन जो इसके विपरीत जो संरचनात्मक सिद्धांतकार है, स्ट्रक्चरल जो प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि संघर्ष जो है मनुष्य के अंदर नहीं होता, वह बाहरी संरचनाओं में व्याप्त है। बाहरी संरचनाएं जैसे कि अभी आगे आप देखेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। यह संघर्ष की जड़ को सामाजिक संरचना के संदर्भ में देखता है। यह संघर्ष की जड़ को सामाजिक संरचना में संदर्भ में देखता है। सामाजिक संस्थाएं संरचनात्मक हिंसा को जन्म देती हैं। सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? सामाजिक संस्थाएं का मतलब जो भी संस्थाएं बनी हुई है, जो भी किसी देश में परंपराएं रही हैं या उनका कल्चर रहा है, वहाँ का कल्चर किस तरीके का है, वो संरचनात्मक हिंसा को जन्म देते हैं। संरचनात्मक हिंसा एक तरीके से अप्रत्यक्ष हिंसा होती है। अप्रत्यक्ष मतलब यानी कि एक हिंसा हमें दिखाई दे जाती है, लेकिन एक हिंसा ऐसी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो समाज में निरंतर मौजूद रहती है। ये उसी के संदर्भ में है कि जो कि सामाजिक संस्थाओं के उसमें किया जाता है। यानी कि सामाजिक संस्थाओं में मान लें हम सरकार की कोई संस्था है या सरकार ही एक संस्था है और वह कोई भी ऊट पटांग कानून बनाकर लोगों पर थोप देती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये ये संरचनात्मक हिंसा है, क्योंकि शोषण तो उसमें किया जा रहा है, लेकिन सरकार सीधा बल का प्रयोग नहीं कर रही है, वो अपने कानून से लोगों का शोषण कर रही है। तो ये संरचनात्मक हिंसा का एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं भारत में, जैसे कि जातिवाद है। जातिवाद क्या है? ये हिंसा हमें दिखती है, लेकिन हम इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते ना कि हमने किसी को समझा दिया तो
ख़त्म हो गई, क्योंकि बाहर से हम सब जानते हैं कि बाहर से हम मना कर देते हैं, लेकिन समाज में ये जड़ जमाए हुए है। कैसे जमाए हुए हैं कि लोगों की जो मानसिकता है, जो हमारी सामाजिक परंपराएं रही हैं, वो इसी तरीके से है। ठीक इसी का दूसरा उदाहरण हम महिलाओं की स्थिति को ले सकते हैं। महिलाओं की स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, उनके जो खिलाफ़ हिंसा होती है उसको हमारी जो व्यवस्था है वो एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पैट्रियार्की जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर मेल डोमिनेट रहता है और फीमेल डोमिनेट नहीं रहती, या उसको मेल के जो अधीन है वह उसके मर्जी से ही काम करने पड़ते हैं। तो यही संरचनात्मक हिंसा के अंदर आता है। तो जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार है, हिंसा है, या महिलाओं को लेकर हमारी जो मानसिकता है कि वो कमज़ोर होती है, वो ये चीज़ें नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं, तो ये एक तरीके की संरचनात्मक हिंसा है। इसको हमें बदलने के लिए संघर्ष रूपांतरण का सहारा लेना होता है, जिसके कि अंदर संघर्ष के जो मूल कारण हैं उनको पूर्ण रूप से रूपांतरित कर दिया जाता है। वो हम आगे समझेंगे, लेकिन आप यही समझिए कि संरचनात्मक हिंसा होती कैसे है। संरचनात्मक हिंसा को जन्म कौन देता है? सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक संरचनाएं, ये सामाजिक संरचनात्मक हिंसा को जन्म देती हैं। जोहन गल्टुंग ने 3 प्रकार की संरचनात्मक हिंसा बताई है। प्रत्यक्ष हिंसा, अतिवादी या अतिवादी, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष हिंसा को, जो हमें सामने से दिखाई दे जाए। अप्रत्यक्ष या संरचनात्मक हिंसा। तीसरी है सांस्कृतिक हिंसा। तो एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं, हालांकि मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रत्यक्ष हिंसा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अन्य पर प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाती है। और अप्रत्यक्ष हिंसा, संरचनात्मक हिंसा, संस्थाओं, प्रणालियों और संरचनाओं में या तो लोगों के बीच भेदभाव उत्पन्न करती है, उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं घर, भोजन, वस्त्र, रोजगार, विकास इत्यादि को प्राप्त करने से रोकती हैं, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक हिंसा का प्रयोग जो है धर्म, विचार, भाषा आदि द्वारा संरचनात्मक हिंसा को सही ठहराने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक हिंसा व्यक्ति या समुदायों के जीवन और आजीविका को खतरे में डालती है, उन्हें अपनी क्षमता या लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। यह एक दमनकारी और शोषणकारी रूप ग्रहण कर सकती है। आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक रूप से अलग थलग किया जाना, गुलामी इसके उदाहरण हैं। संरचनात्मक हिंसा मानव आवश्यकताओं, संसाधनों, सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ी है। तो जहाँ तक कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानव आवश्यकताओं से जुड़ी है, संसाधनों से जुड़ी है, सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ी है, कि जब मनुष्य को उसके विकास और उसके लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जाएगा तो ये संरचनात्मक हिंसा ही होती है। यह सभी कारण मिलकर संरचनात्मक हिंसा को रूप देते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में बताया है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक न होकर उसका जो आधार है वह आर्थिक है। एंटोनियो ग्राम्शी विचारकी के संदर्भ में संघर्ष की संकल्पना प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संघर्ष सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि ये सकारात्मक पहलू है जो मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि सामाजिक जो संघर्ष है, यदि कहीं संघर्ष हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, समाज में कोई ना कोई परिवर्तन होगा ही। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, या समझना चाहें तो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सक्षम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो सक्षम है वही जिएगा, बाकी जो कमज़ोर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि जो व्यक्ति जितना शक्ति संपन्न होगा, संसाधनों से संपन्न होगा,
वही व्यक्ति सरवाइव करेगा, अन्यथा कोई व्यक्ति सरवाइव नहीं करेगा। जो कमज़ोर होंगे वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो संघर्ष का जो जीवन चक्र है, इस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो संघर्ष का जीवन चक्र जो है, संघर्ष से शुरू होता है। संघर्ष की रोकथाम, संघर्ष का प्रबंधन, संकट का प्रबंधन, संघर्ष का जो है संघर्ष समझौता किया जाना, संघर्ष का समाधान निकालना, संघर्ष का रूपांतरण और शांति स्थापना, इन्हीं चक्रों से होकर संघर्ष चलता है और ये फिर दोबारा उसी में घूम जाता है। संघर्ष के मुद्दे जो है, संघर्ष के मुद्दे ये मैंने ग्राफ के तरीके से समझा रखे हैं। क्षेत्रीय या सीमा संघर्ष, यानी कि जैसे अब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद बहुत है। उधर चाइना के साथ हमारा जो क्षेत्रीय और सीमा संघर्ष रहता है, वो हमेशा निरंतर ये संघर्ष चलते रहते हैं। अल्पसंख्यकों का संघर्ष मतलब माइनॉरिटीज़ पर जो राज्यों के अंदर, केवल भारत को ही हम माइनॉरिटीज़ में संघर्ष में नहीं गिन सकते कि माइनॉरिटीज़ का, यहाँ जहाँ भी माइनॉरिटीज़ होते हैं वहाँ संघर्ष होता ही है माइनॉरिटी का मेजॉरिटी के साथ। संसाधनों का संघर्ष यानी कि संसाधन क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, वस्त्र, रोजगार, जितने भी संसाधन हैं ये सब, इनके लिए संघर्ष। कोई व्यक्ति, कोई मज़दूर रोटी के लिए संघर्ष करता है, अपने आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करता है, ये सब आ जाते हैं। जातीय और सत्ता संघर्ष, जातीय शब्द और सत्ता के लिए संघर्ष। जातीय संघर्ष के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं कि जातिवाद जो भारत में था उसके लिए कितना संघर्ष किया गया। तो यही है इसके अंतर्गत। बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही और टॉपिकों पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। यह मेरी पहली वीडियो थी।